के लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूँ। ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो क्लास को जरा सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं करा है तो जल्दी से अपने क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और क्लास को आपका स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन पे जहाँ पे आपका जरूरी है वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन उस क्वेश्चन पे करेंगे। होप्स हो कि आप एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से समझोगे, एक एक क्वेश्चन को आपको क्लियर भी होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द जो है वो आपको बताना है क्या होता है। कि जिससे बढ़कर हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई भी ना हो, वही सब कुछ है, तो उसको आपका उच्चतम बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? तो कहेंगे सर उसको हमारा क्या बोला जाता है? उच्चतम बोला जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा कि उच्चतम है वह व्यक्ति जो है हमारे लिए बहुत उच्चतम है, ठीक है। और जिसका महत्व सबसे ज्यादा होता है ना, उसको आपका महत्तम बोलते हैं। क्या हो जाता है? जिसका जो महत्व है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, जिसका महत्व जो है ना सबसे ज्यादा है उसको आपका क्या बोला जाता है? उसको आपका महत्तम बोला जाता है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम का मतलब होता है छोटे में भी सबसे नीचा, ठीक है ना। छोटे में जो क्या हो जाता है, छोटे में भी जो हो जाता है आपका क्या, छोटे में भी सबसे नीचा जो हो जाता है उसको आपका लघुत्तम बोलते हैं। और निम्नतम का मतलब क्या होता है कि ऊंचाई में, ऊंचाई के क्रम में आपका सबसे नीचा, ठीक है ना। ऊंचाई का जो क्रम होता है उसमें क्या हो जाता है? सबसे नीचा, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब आपको बताना है कि कौन से भाग में जो है वो हमारी यहाँ पे त्रुटि दे रखी है। वही भाग जो है वो आपको यहाँ पे चयन करना है और बताना कहाँ पे इसमें त्रुटि जो है वो आपको दे रखी है, ठीक है। तो महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी जी की स्पेलिंग ये है? बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये स्पेलिंग तो नहीं है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की स्पेलिंग क्या हो जाती है? तो बोलेंगे सर मा हा ता मा, माँ में बड़ी की मात्रा, ठीक है ना। महात्मा ये जो है वो क्या हो जाती है? आपकी सही स्पेलिंग हो जाती है। और यहाँ पे जो है वो आपकी क्या दे रखी है? यहाँ पे गलत आपकी स्पेलिंग दे रखी है। तो बी वाले भाग में आपका क्या हो जाएगा? त्रुटि हो जाएगा। दिए गए शब्द में समानार्थी का आपको चयन करना है। पृथ्वी का आपको समानार्थी शब्द जो है यहाँ पे बताना है क्या होगा, ठीक है। धराधर होगा, अटवी होगा, भागरवी होगा या फिर धरित्री होगा। तो देखो, पृथ्वी का जो समानार्थी शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा? धरित्री हो जाएगा, ठीक है। और अन्य अगर इसके समानार्थी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बाकी क्या हो जाते हैं? धात्री हो जाता है। अन्य समानार्थी में आपका धात्री हो जाता है, ठीक है। एक क्या हो जाता है? धरती हो जाता है, ठीक है। एक क्या हो जाता है? आपका यहाँ पे धरा हो जाता है, ठीक है। एक क्या हो जाता है? आपका यहाँ पे धरनी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? धरनी हो जाता है। फिर एक आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे भूमि हो जाता है। ये जो है बाकी क्या इत्यादि जो है इसके क्या हो जाते हैं यहाँ पे? इसके यहाँ पे सिनोनियम बोल सकते हो या फिर इसके पर्यायवाची बोल सकते हो, ठीक है। देखो, परलोक का आपको विलोम बताना है क्या होगा। परलोक का विलोम आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो परलोक का इहलोक जो है वो आपका क्या होगा? यहाँ पे विलोम हो जाएगा। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है क्या होता है, ठीक है ना। आंख लग गई का मतलब आपको बताना है क्या हो जाता है। आंख लगने का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि नींद आ जाना, ठीक है ना। क्या हो जाता है यहाँ पे? नींद आ जाना जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका सही आपका आंसर हो जाता है कि आंख लग गई मतलब क्या हो गया? नींद आ गई एकदम से। तो डी वाला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, नींद आ जाना, ठीक है। आंख लगने का मतलब, ठीक है। सफर में हम जैसे ही जा रहे थे हमारी आंख लग गई थी, मतलब हमें जो है नींद आ गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि सीमा 10वीं कक्षा के का में पढ़ती है, कोटि, अनुभाग, वर्ग या श्रेणी। तो सभी को पता होगा कि हमारे स्कूल में क्या होते हैं? सेक्शन होते हैं, है ना। क्या होते हैं? सेक्शन होते हैं, जिनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो सीमा 10वीं कक्षा के का वर्ग में क्या हो जाता है? यहाँ पे पढ़ती है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि सीमा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? 10वीं कक्षा के का वर्ग में यहाँ पे पढ़ती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि हा और ग, हग जो है किसका यहाँ पे पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो है किसका पर्यायवाची यहाँ पर हो जाता है? गलत लिखा है, द्रग होगा यहाँ पे, ठीक है ना। द्रग हो जाएगा। द्रग जो है वो यहाँ पर आपको बताना है किसका पर्यायवाची है। तो द्रग के पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं तो द्रग जो है वो आपकी आंख का पर्यायवाची हो जाता है। उसके कई पर्यायवाची, एक नहीं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस आकाश के कई पर्यायवाची हो जाते हैं, जिसमें आकाश का एक पर्यायवाची सबने पढ़ा होगा, अंबर होता है ना। गगन होता है, ठीक है। क्या होता है? गगन होता है। फिर आपका नभ हो जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य भी इसी का पर्यायवाची है, ठीक है। अमृत के काफी हो जाते हैं, अमृत का जैसे सुधा हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? सुधा हो जाता है। मधु हो जाता है। इसके अलावा आपका सोम हो जाता है, ये भी अमृत का ही पर्यायवाची है। और अश्व का जैसे पर्यायवाची क्या हो जाता है? अश्व के भी काफी है, ठीक है। एक याद रखना कि आंख का पर्यायवाची एक शब्द भी होता है, शब्द का मतलब भी आपका आंख ही होता है, ठीक है। चलिए, अगला देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है।
तो अगला है आपका सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? जो सब कुछ कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आपका सर्वशक्तिमान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान जो है यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, सर्वव्यापी का मतलब पता है क्या होता है? सर्वव्यापी का मतलब जो सब में व्याप्त है, जो आपका क्या हो जाता है, जो है सब में क्या हो जाता है, सब में आपका यहाँ पे व्याप्त हो जाता है, उसको आपका सर्वव्यापी बोलते हैं। विशेषज्ञ का मतलब यहाँ पर होता है कि विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला। कोई एक विषय है, उस विषय का क्या हो जाता है, विशेष जिसको ध्यान हो, ठीक है ना, क्या हो, विशेष ध्यान हो या फिर उसका विशेष ज्ञान हो, ठीक है, उसको आपका बोलते हैं। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? अंतर्यामी का मतलब होता है सबके मन की बात जानता हो, ठीक है ना, क्या हो जाता है, जो सबके, ठीक है ना, मन की जो बात है उसको जानता हो, ठीक है, उसको आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको आपका अंतर्यामी बोलते हैं। ठीक, चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो पौराणिक जो है वो यहाँ पे सही वर्तनी वाला आपका शब्द है। उसकी खुशी का डैश मैं आज तक नहीं जान पाया। उसकी खुशी का क्या मैं नहीं जान पाया? फल नहीं जान पाया। बताओ, बोलेंगे सर ये तो नहीं होगा, ठिकाना नहीं हो पाया या प्रकार नहीं हो पाया, ठीक है, या फिर कारण। उसकी खुशी का कारण नहीं जान पाया। क्या नहीं जान पाया? मैं यहाँ पे तो लिखोगी कि सर उसकी खुशी का जो है कारण जो है मैं आज तक जान ही नहीं पाया। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, सही वर्तनी वाला जो शब्द है आपको बताना है क्या होगा। ठीक है ना, फिर से यहाँ पे बताएंगे कि सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा। तो अविभ्राव जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही वर्तनी वाला आपका शब्द हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द आपको बताना है। अनुयायी का जो विलोम शब्द है यहाँ पे बताइए क्या होगा। तो अनुयायी का जो विलोम शब्द है वो यहाँ पे विरोधी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। आगत का आपका अनागत होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आगत का क्या होता है, आपका अनागत होता है। ठीक है, और इसका मतलब हो जाता है घरेलू। ठीक है, क्या हो जाता है, इसका मतलब जो है वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे घरेलू हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, कोई क्वेरी यहाँ तक कि सर इस भाग में जो है क्वेरी है, इस भाग में हमारी क्वेरी है, तो कहीं पर भी हो उसको पूछो। अरे पूछना, चलो ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है। मुहावरे का अर्थ बताना है कि हथेली पर दही जमाना। ठीक है ना, क्या है यहाँ पे, हथेली पर दही जमा लिया। अरे तुमने क्या अपनी हथेली पर दही जमा लिया है? तो मतलब क्या है, तुमको कोई मारने आया, तुम तो हथेली में दही जमा के बैठे हो, तुम तो कुछ करोगे नहीं, तुमने मेहंदी लगा रखी है हाथ में, है ना, ऐसे कहते नहीं, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं। तो मतलब बहुत उतावली करना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बहुत उतावली करना, यहाँ पे सही इसका अर्थ हो जाएगा। सुशील का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। सुशील का हो जाएगा दुष्शील हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग बात करते हैं तो सभी को पता होगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर क्या हो जाता है, जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप ये समझो कि जितनी भी हमारी कानूनी विशेषज्ञता है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, जो भी हमारी यहाँ पर क्या हो जाता है, कानूनी विशेषज्ञता हो जाता है, उन सारी चीजों में या फिर संविधान को यहाँ पर एक तरीके से, आप सीधी सीधी बात है, संविधान को लिखने में किसका श्रेय, किसको यहाँ पर श्रेय जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो श्रेय है वो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। ठीक है ना, चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से संविधान जब सभा थी तो उस समय पे मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना, जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें क्या थी, मसौदा समिति थी। तो मसौदा समिति के क्या थे, तो आप ये भी यहाँ पर याद रखोगे, उस समय के मसौदा समिति के हमारे अध्यक्ष भी थे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को यहाँ पे। चलो, और भारतीय संविधान को तैयार करने में इन्होंने एक बहुत बड़ी विशेष भूमिका इन्हीं के द्वारा भी निभाई गई है। ठीक है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, ठीक है ना, जिसको यहाँ पे कम्युनल इलेक्ट्रोटेट सिस्टम सबसे पहले जो है वो आपको बताना है कब शुरू करा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफ्रेशमेंट्स 1909 में ये जो है वो आपका स्टार्ट होता है। ठीक है ना, और ये था क्या, तो एक तरीके समझो उस समय पर ये जो मॉर्ले मिंटो है ये कौन थे, तो ये भारत के वायसराय थे। ठीक है ना, कौन थे उस समय पर, तो आप लोग याद रखिएगा कि वायसराय थे, वो भी कहाँ के, तो भारत के वायसराय थे। और एक तरीके से बात करते हैं तो ये भी यहाँ पर याद रखना कि इंग्लैंड में ये जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है, और इंग्लैंड के बाद यहाँ पर ये जो है मॉर्ले मिंटो जो है यहाँ पे भारत में लेके आते हैं, इसीलिए इनका नाम यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्मर्स जो है वो आपका रखा जाता है। ठीक है ना, अब था क्या यहाँ पे कि इन्होंने ये बोला था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक अपना जो लीडर है उसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग चुन सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये इसमें जो है बोला गया था। ठीक है, चलिए, और अलग से क्या कर सकते हैं, मुस्लिम लोग जो है अपना अलग से यहाँ पे चुनाव भी कर सकते हैं, इनके द्वारा इसमें ये बोला गया था। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन जो है वो कब किया था।
अभी आपको बताया मसौदा समिति के यहाँ पे कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो यहाँ पे अध्यक्ष थे। क्लियर होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन की जो आपकी क्या थी, यहाँ पे कैबिनेट मिशन का जो एक तरीके से आधार था, कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर क्या करा गया था, पूरा का पूरा मसौदा आपका तैयार करा गया था। और कब यहाँ पे, तो आप ये भी याद रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 29 अगस्त आपका 1947 को ये जो है वो आपका तैयार करा गया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक और समिति भी बनाई गई थी जिसको आपका प्रारूप समिति बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जिसको हमारा यहाँ पे प्रारूप समिति भी बोला जाता है। और प्रारूप समिति के उस समय पर क्या थे, यहाँ पे 7 सदस्य भी निर्वाचित करे गए थे। ये 7 सदस्य यहाँ पे मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यहाँ पर जो है, ठीक है ना, यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, इनके द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, चुने गए थे, ठीक है। तो ये 7 सदस्य जो है इनके द्वारा चुने जाते हैं, ये भी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और कब यहाँ पर ये बनके आपका तैयार हो गया था, तो आप लोग याद रखेंगे कि सर यहाँ पे बनके जो तैयार हो जाता है 29 अगस्त यहाँ पे 1947 को ये जो है बनके यहाँ पे तैयार हो जाता है, ठीक है। अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के द्वारा एक आपकी प्रारूप समिति बनाई गई जिसमें टोटल कितने सदस्य थे, जिसमें टोटल आपके 7 सदस्य जो थे यहाँ पर थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ पे, चलिए जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है, ठीक है। भारतीय संविधान जो हमारा, इसमें अगर हम लोग 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो ये आपके किसके बारे में यहाँ पर बोली गई, दल विदल विरोधी के बारे में, निजता का अधिकार के बारे में, या फिर आपके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में, या फिर हमारा यहाँ पे शिक्षा का अधिकार। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से आपकी किससे रिलेट करती है, तो दल विदल विरोधी के लिए यहाँ पर क्या हो जाती है, रिलेट कर जाती है, ठीक है ना। और ये एक तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारा 52वां, ठीक है ना, 52वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन जब होता है तब हमारा यहाँ पर क्या होता है, दल बदल जो भी विरोध होता है उसका यहाँ पे करा जाता है। 10वीं अनुसूची जो है वो यहाँ पे लाई जाती है, ठीक है। कब लाई जाती है, तो याद रखेंगे 1985 में ये जो अनुसूची है वो यहाँ पे लाई जाती है, फिर जोड़ी जाती है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अगला देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पे लागू होती है, तो संसद और विधानसभा, ठीक है ना, संसद में, ठीक है, और कहाँ पर, और हमारी ये जो है विधानमंडल में यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रावधान लागू करा जाता है, ठीक है। कहां पर, दोनों, इन दोनों जगहों पे प्रावधान जो है कहां पे लिख लीजिएगा, विधानमंडल, ठीक है। इन दोनों जगहों पे इसका जो प्रावधान है वो आपका लाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो डैश कहा जाता है, क्या, सार्वजनिक खाता कहा जाता है, या फिर आपका समेकित खाता बोला जाता है, बजट बोला जाता है, या फिर आपका राजस्व खाता बोला जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात को समझते हैं तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत जो तैयार करा जाता है वित्तीय विवरण, जिसमें होता है वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, उसको हमारा किस नाम से यहाँ पर बोला जाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे उसको हमारा यहाँ पे सार्वजनिक खाता, ठीक है ना, सॉरी सार्वजनिक खाता बोलो, बजट से जो है वो आपका पेश करा जाता है। तो आपको क्लियर होगा, बजट जो है वो आपका हर साल पेश होता है, ठीक है। अगला, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सर्वप्रथम कब आपका प्रस्तुत करा गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो निकोलस यहाँ पे कॉपरनिकस के द्वारा ये जो है वो आपका प्रस्तुत यहाँ पे सर्वप्रथम करा जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर से समझते हुए चलो कि इनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगर थोड़ी सी चीज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपके क्या थे, तो इनको आपका खगोल विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता था, ठीक है ना। खगोल विज्ञान का इनको क्या बोलते थे, संस्थापक, ठीक है। संस्थापक भी बोल सकते हो, संस्थापक भी आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर बेसिकली बात करते हैं, इन्होंने ही कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में यहाँ पर क्या स्थित है, तो जो हमारा ब्रह्मांड है उसके केंद्र में जो है वो हमारा सूर्य स्थित हो जाता है। इनके द्वारा यहाँ पर ये जो है वो आपका बोला गया था, किसके द्वारा, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा यहाँ पर कहा जाता है। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है, गोलाकार होता है, पैराबोलिक होता है, अंडाकार होता है, या फिर आपका शंक्वाकार होता है। तो जो ग्रह होते हैं, ग्रहों का ग्रह पथ का समान आकार होता है वो पता है कैसा होता है, तो वो आपका अंडाकार होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, अंडाकार हो जाता है। अब कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अंडाकार तो यहाँ पे होता ही होता है। एक चीज याद रखना कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, ठीक है, वो आपकी तिरछी चमकती हैं, ठीक है। एक चीज और समझना है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे तिरछी चमकती है, पहली चीज। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ध्रुवों पर आपका हर 6 माह में दिन और हर 6 माह में आपकी रात होती है, ये भी आपको पता होगा। और इसी की वजह से, ठीक है ना, अंडाकार होने की वजह से ही कि जलवायु के जो कटिबंध होते हैं जलवायु पर, वो उनका भी आपका क्या होता है यहाँ पे निर्धारण इसी से होता है।
ठीक है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है, आपको बताना है, ठीक है। 1000 झीलों की जो भूमि है वो आपका कौन सा देश हो जाता है, तो याद रखिएगा 1000 झीलों की जो भूमि है वो यहाँ पे फिनलैंड को बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, फिनलैंड को। अब फिनलैंड के बारे में आप लोग याद रखोगे, फिनलैंड जो है वो आपका, अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वीडन से इसकी सीमा मिलती है, ठीक है ना। किससे मिलती है, स्वीडन से। वो भी कहाँ की, पश्चिम की जो सीमा है वो स्वीडन से मिलती है, ठीक। पूर्व में इसकी जो सीमा है वो आपकी क्या हो जाती है, वो यहाँ पे रूस से मिलती है। किससे मिलती है, रूस से मिलती है। और उत्तर की जो सीमा है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो यहाँ पे नॉर्वे से मिलती है, ठीक है, नॉर्वे से मिलती है। और इसी की राजधानी आपकी क्या हो जाती है, हेलसिंकी जो है वो यहाँ पर इसकी राजधानी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा हेलसिंकी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी राजधानी भी हो जाती है। और यूरो जो है इसका मुद्रा हो जाता है। तो कहाँ पर है ये भी आपको क्लियर होगा, फिनलैंड जो है वो आपका यूरोप के अंदर है। पुनः वन रोपण का जो अर्थ है वो आपको बताना है क्या है, वनों का सुदृढ़ करना, या फिर नष्ट हुए वनों का स्थान पर नए पेड़ लगाना, या फिर वन में घूमना, या फिर वन में पशुओं की देखभाल करना। तो पुनः वन रोपण का अर्थ आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, तो नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ यहाँ पे लगाना, ठीक है। एफडीआई का अर्थ आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। एफडीआई का अर्थ के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो एफडीआई का जो अर्थ होता है, इसको आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो आपका बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे नोट करिएगा, क्या नोट करिएगा कि इसको जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे बोला जाता है, या फिर ये जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, नाम हो जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे एफडीआई का जो है, एक मिनट कहीं पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे अर्थ हो जाता है, ठीक है। चलिए, अहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं, अहोल शिलालेख के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो अहोल शिलालेख जो है वो आपके पुलकेशिन तृतीय से जुड़े हुए हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगा सभी को। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो शिलालेख हैं वो जैन कवि के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है ना। ये जो शिलालेख हो जाते हैं किसके द्वारा, जैन कवि के द्वारा बनाए जाते हैं। और कौन यहाँ पे होते हैं इसके रचनाकार अभिलेखों के, तो रवि कीर्ति जो है यहाँ पर इसके रचनाकार हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं यहाँ पे, रवि कीर्ति जो है वो इसके रचनाकार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्हीं अभिलेखों में पुलकेशिन तृतीय और यहाँ पे हर्षवर्धन के बीच का जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, इनके बीच का क्या होता है, जो युद्ध होता है उसका यहाँ पे वर्णन जो है वो देखने को आपका मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, बोलेंगे सर बिल्कुल हमें यहाँ तक जो है क्लियर हो गया। कब से कब तक, तो 609 से लेकर 642 तक यहाँ पे शासन काल जो है वो भी देखने को मिलता है। चलिए अगला, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है, और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा तंजौर की पेंटिंग जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा दक्षिण भारत में तंजौर की पेंटिंग हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, तो यहाँ पर याद रखेंगे दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में भी कहाँ, तो ये याद रखिएगा तमिलनाडु के अंदर ये जो पेंटिंग है वो आपकी हो जाती है, ठीक है ना। कहाँ पे, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में तंजावुर, ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, तंजावुर जो शहर हो जाता है वहां पर ये पेंटिंग जो है वो आपकी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। फिर स्थानीय कला का एक तरीके से क्या हो जाता है, ये रूप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नोट करना, स्थानीय कला का क्या है, ये एक प्रकार से रूप है, ठीक है। चलिए, और ये तंजावुर बहुत ज्यादा फेमस भी है क्योंकि जो चोल राजवंश था, ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, चोल राजवंश हो जाता है, उसका यहाँ पर क्या था, ठीक है। चोल राजवंश की यहाँ पे एक तरीके से राजधानी थी तंजावुर, ठीक है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है वो आपका सुमेलित है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो खुजरो के जो मंदिर हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। चलिए, तिजारा मंदिर जो है वो आपका कहाँ पे है, वो सही बिल्कुल आपका राजस्थान में। वेंकटेश्वर जो मंदिर है वो आपका कहाँ पे हो जाता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ, वेंकटेश्वर जो मंदिर है आंध्र प्रदेश में है। और लिंगराज मंदिर जो है वो आपका यहाँ पे उड़ीसा में हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर हो जाता है, तो वो आपका उड़ीसा में हो जाता है। चलिए अगला है कि प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है संकलित किया है किससे, वेद व्यास, मनु, या फिर आपके अगस्त्य से, या फिर आपके भरत मुनि से। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो नाट्य शास्त्र जो है वो आपका क्या हो जाता है, नाट्य शास्त्र जो है इसको अगर हिंदी में बात करते हैं इसका मतलब होता है नाट्य कला, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, नाट्य कला बोला जाता है। और नाट्य शास्त्र जो है वो आपका कैसा शब्द है, तो ये आपके संस्कृत का शब्द है, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक, किसका शब्द हो जाता है, संस्कृत का शब्द हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है वो क्या है, तो ये भरत मुनि के द्वारा यहाँ पर जो है इसको लिखा गया था। किसके द्वारा यहाँ पर लिखा, सॉरी प्राचीन ग्रंथ, हाँ, तो भरत मुनि के द्वारा यहाँ पर एक ग्रंथ है वो आपका लिखा जाता है। कल को आपसे पूछा जाए किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। वो कब, तो 3री शताब्दी से पूर्व लिखा गया था, ठीक है ना। कब लिखा जाता है, तो ये 3री शताब्दी से जब आपका पूर्व का समय होता है
उस समय से जो पूर्व है ये आपका लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलेंगे सर भरत मुनि जो है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन आंसर होंगे। निम्नलिखित में से मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। चलिए, तो यहाँ पे बताना है किसका निर्माण जो है यहाँ पे किसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा यहाँ पे करा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण यहाँ पे शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। वो भी कब करवाया जाता है, तो 1656 में यहाँ पर जो निर्माण है वो आपका करवाया जाता है। ठीक है, अब इस मस्जिद की खासियत क्या है कि पूरी की पूरी जो मस्जिद है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ठीक है ना, किससे बनी हुई है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे लाल बलुआ पत्थर से पूरी की पूरी मस्जिद जो है उसका स्ट्रक्चर आपका तैयार करा गया है। ठीक है, और इसमें सफेद संगमरमर भी इंक्लूड है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, सफेद जो आपका संगमरमर हो जाता है वो भी इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है। ठीक है ना, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसी की कहाँ पे, तो कभी दिल्ली में विजिट करना है लाल किला, उससे अप्रॉक्सीमेटली आपका 500 मीटर या फिर 800 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है ना, 500 या 800 मीटर के डिस्टेंस पे ये जो है वो आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे बादशाही मस्जिद जो है वो यहाँ पे लाहौर में किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो ये औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर नोट करते हुए चलो, ये जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाई जाती है। और काबुली बाग जो मस्जिद है हरियाणा में, ये जो है वो यहाँ पे किसके द्वारा बनवाई जाती है, बाबर के द्वारा बनवाई जाती है। ठीक है, बाबर के द्वारा। और किला एक कुहाना जो मस्जिद है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, किला एक कुहाना जो है वो आपकी दिल्ली में ही है। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई जाती है। पुराना किला था उसको मस्जिद का नाम दे दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पे शेरशाह सूरी के द्वारा ये जो मस्जिद है वो यहाँ पे बनवाई जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को। हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ था आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि नई दिल्ली के अंदर ये जो है वो आपका संपन्न होता है। हाल ही में विनय मोहन कात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला, यूएसए, चीन, जापान या फिर आपका नन ऑफ दीस। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे कि हमारा जो करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूएसए में संभाला है आपका। ठीक है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही, यूएसए के अंदर जो है वो हमारा कार्यभार जो है संभाला गया है। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है, IIT मुंबई, IIT FACCIT या फिर मद्रास या फिर आपके IIT फैकेट या फिर आपका नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो IIT मद्रास जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसे यहाँ पे स्टारबक्स का CEO जो है बनाया गया है, स्टारबक्स का CEO आपको बताना है किसको बनाया गया है। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो बोरियन निकोल को जो है यहाँ पे इसका CEO जो है वो आपका बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट ने नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा जो है उसको मिला है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ यहाँ पे किस एयरपोर्ट को जो है वो यहाँ पे मिला है, तो IGI दिल्ली एयरपोर्ट को यहाँ पे ये जो दर्जा है वो आपका दिया गया है। अब चलिए रीजनिंग का सेशन आ चुका है, रीजनिंग के सेशन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 9, 14, 34, 114 देन इसके बाद में आपका 1714। आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि हमारा जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना कि 9 और 14 के बीच में जो आप डिफरेंस देखोगे कितने का डिफरेंस है, तो +5 का डिफरेंस है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल +5 का डिफरेंस है। ठीक है, 14 और 13, 4 के बीच में डिफरेंस देखोगे तो प्लस के 20 का डिफरेंस है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल 20 का डिफरेंस है। और 34 और 114 के बीच में अगर आप लोग देखोगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे +80 का डिफरेंस है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल +80 का हमारा डिफरेंस हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, अब एक चीज बताओ कि 5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करें 20 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करा तो हमारा 80, और 80 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा ना। और 320 को किस में जोड़ेंगे, तो 320 को आपका 114 में जोड़ेंगे, तो मतलब हमारा जो आंसर है 434 जो है 434 जो मतलब सी वाला ऑप्शन आंसर है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 434 जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, चलिए डिफरेंट वन आपको यहाँ पे बताना है कि जो हमारा डिफरेंट वन है वो हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और डिफरेंट वन का आपको यहाँ पे चेंज करना है कि हमारा डिफरेंट वन है वो क्या हो। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो Q और S के बीच में कितने का है, यहाँ पे +2 का डिफरेंस है और ये इसका विपरीत है। ठीक है, Q का विपरीत यहाँ पे J है। E और G के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो +2 का है और E यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका विपरीत हो जाता है। क्या विपरीत हो जाता है, V जो है वो आपका विपरीत हो जाता है। ठीक है, कहेंगे सब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी प्लस के 2 का डिफरेंस और इसका विपरीत हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ABCDEFGHIJKLMNOPQR, तो N और T के बीच में तो गैप आ रहा है, काफी लंबा गैप आ रहा है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पे डिफरेंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए L जो है M की माता है। क्वेश्चन को समझो यहाँ पे
कि एल यहाँ पर एम की माँ है, तो हमने कहा चलो भाई ये एल हो गया, ये यहाँ पे एम हो गया, एल यहाँ पर क्या हो जाती है, एम की माँ हो जाती है, ठीक है ना, इसकी माँ हो गई। एल की केवल 2 संतानें हैं, एल की यहाँ पे केवल 2 संतानें हैं, ठीक है। एन एम की बहन है, एन जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, एम की बहन हो जाती है, ठीक है। देखो एल की केवल 2 संतानें हैं और एन जो यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर बहन है। तो एक चीज समझ में आई आपको, क्या चीज समझ में आई, तो आप ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब एल जो है यहाँ पर क्या है, एम की माँ है, और एल की 2 संतानें, एक संतान यहाँ पर क्या हो जाती है, एक संतान एम हो जाती है और एक संतान जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, एन हो जाती है। क्लियर। चलिए एन के की बेटी है, एन जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, के की क्या हो जाती है, बेटी हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया। तो जेड जो है यहाँ पर के का पोता है, एक जेड यहाँ पर आ जाता है जो क्या हो जाता है, के का यहाँ पे पोता हो जाता है, ठीक है। और ये के जो है वो यहाँ पर क्या होगा, इसका हस्बैंड होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, 1 मिनट जाइएगा, मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ओ जेड की माँ है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है जो ओ है वो जेड की यहाँ पर माँ हो जाती है। तो ये पोता है ओ यहाँ पर क्या हो जाती है, जेड की माँ हो जाती है, ठीक है ना, इसकी क्या हो जाती है, माँ हो जाती है, ठीक है। और ओ का एन से क्या रिलेशन है, ये जो ओ है इसका एन से रिलेशन क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ओ जो है यहाँ पर एन की क्या हो जाती है, भाभी हो जाती है, और किसकी पत्नी हो जाती है, एम की यहाँ पर पत्नी हो जाती है, ये जेड इसका भतीजा हो जाता है। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन आंसर है वो क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला देखिए, अगला है पीई के बाद आपका 2 टाइम डैश है, एल ई पी के बाद में अगेन आपका 2 टाइम डैश है, ठीक है ना, एल ई पी के बाद में 2 टाइम अगेन आपका डैश है। 1 मिनट रुक जाना, रहने दो इसको, स्किप करो, ठीक है ना। टी एच एम का रिलेशन जी सी एक्स से है, के ओ टी का रिलेशन आपको बताना है किससे। तो देखो टी से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जी तक जाने में क्या हो रहा है, प्लस का ही तो हो रहा है यहाँ पे, बोलेंगे सर बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है, ठीक। अब क्या हमें ये जाना चाहिए, ये बताओ हमें, एक एक यहाँ पर देखा, हमने देखा बीच वाले सारे के सारे जो अक्षर है ना वो डिफरेंट दे रखे हैं, एच है, के है, जे है, आई है, रिपीट तो कहीं पर है ही नहीं। तो जब आपका रिपीट नहीं है कहीं पे तो क्वेश्चन ऐसे भी इजी हो गया कि नहीं हो गया, कैसे हो गया, जब भाई h को -5 करने पे, ठीक है ना, h को -5 करने पर c आता है, ठीक है, तो o को भी तो -5 करेंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल हम लोग क्या कर देंगे, o को भी -5 कर देंगे। तो o को -5 करने पर क्या आ जाएगा, j आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जरा ये बताओ, आएगा ना। तो c वाला ऑप्शन आंसर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा सी वाला जो है करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे रिमेन को यहाँ पर लिखा हुआ है, रिमेन को किसी कोड लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि रिमेन को जो है यहाँ पे कोड लैंग्वेज में क्या लिख दिया गया है, 922, ठीक है, 14261813, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि मशीन को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मशीन को उसी कोड लैंग्वेज में आपको बताना है कि भैया क्या लिख दिया जाएगा, चलो जल्दी से बताओ, ठीक है। तो मशीन का कोड लैंग्वेज आपको बताना, देखो कुछ नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं, कैसे इजी होते हैं वो समझना अभी। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि क्यों ये क्वेश्चन इजी है, रिमेन को आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया, आप यहाँ पे कुछ नहीं करो, इसका विपरीत अक्षर लिखा गया है। जैसे आर का जो विपरीत होता है वो आपका आई होता है, आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत आई होता है, इसका कोड क्या है, 9 है, समझे। ई का जो विपरीत है वो यहाँ पर क्या होता है, ई का जो विपरीत है वो यहाँ पे आपका वी होता है, ठीक है, वी का कोड क्या हो जाता है, 22 हो जाता है, समझे कि नहीं समझे, बोलेंगे बिल्कुल समझ, और कुछ नहीं करना है, वही सेम प्रोसेस आपका मशीन में लग रहा है। एम का विपरीत क्या होता है, एम का विपरीत आप ये बोलोगे सर एम का जो विपरीत है वो यहाँ पे एन होता है कि नहीं, और एन का कोड क्या होता है, 14 होता है। 14 कौन से ऑप्शन में, सी वाले में दे रखा है, बस टिक लगाओ, आगे बढ़ो, बात खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, उसके आगे आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि मनुष्य नर और जीव के बीच में आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए मनुष्य है, नर है और जीव है, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है कि भाई क्या रिलेशन जो है वो आपका यहाँ पे कौन सा वाला बीनारिक जो है इसको सेटिस्फाइड जो है वो आपका करेगा। एक बात बताओ जरा हमको, मनुष्य को यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, ह्यूमन मान, एच, नर को यहाँ पे एम मतलब मेल, जीव मतलब यहाँ पे जितने के जितने हैं वो सभी के सभी हम लोग यहाँ पे जीव। तो ये बताओ कि क्या जो यहाँ पे फीमेल है वो आपका मनुष्य नहीं होगी, बोलेंगे सर बिल्कुल होगी। तो कहने का मतलब क्या है, तो कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, ह्यूमन जो है यहाँ पे कुछ ह्यूमन ही तो आपके नर होंगे, कुछ ह्यूमन ही तो आपके मेल होंगे, और ये सारे के सारे क्या हैं, तो सारे के सारे आपके जीव हैं कि नहीं है।
तो इसमें से बी वाला ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं है, जरा ये बताओ, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे कि सभी की सभी जो पतंग हैं वो क्या है आपकी यहाँ पे वायुयान है, ठीक है। ये क्या हो जाती हैं, सभी के सभी यहाँ पे पतंग हो जाती हैं, ये हो जाती हैं आपकी काइट, ये क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे वायुयान हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है यहाँ पे ए से, वायुयान को ए से रिलेट कर दो। सभी वायुयान आपके कागज है और सभी वायुयान आपके, सभी पतंगे वायुयान है, सभी वायुयान आपके क्या हो जाते हैं यहाँ पे कागज हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है भैया, कोई मतलब नहीं है इसका। चलो सभी पतंगे क्या आपकी कागज हैं, ये जो सभी के सभी काइट हैं वो आपकी कागज दे रखी है। जब सभी के सभी वायुयान आपके कागज होंगे तो जाहिर सी बात है सर ये भी इजी है हमारा। कैसे इजी है, तो बिल्कुल सभी के सभी पतंगे भी तो आपकी कागज होंगी, तो पहला वाला कोई भी कागज वायुयान नहीं है तो ये तो रॉन्ग है। तो मतलब केवल हमारा निष्कर्ष पहला ही अनुसरण कर रहा है बस, ठीक है ना, डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बुक को किसी कोड लैंग्वेज में इन्होंने क्या लिख दिया है, तो बुक को किसी कोड लैंग्वेज में आपका यहाँ पे CRTR लिखा गया है। पेट्रोल को उसी कोड लैंग्वेज में पूछ रहा है कि आपसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हमने कहा बहुत आसान है ये, कैसे आसान भाई, बुक को अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहले बी से सी तक जाने में प्लस का 1 हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। ओ से आर तक जाने में प्लस का 3 हो रहा है, और ओ से टी तक जाने में प्लस का 5 हो रहा है, और के से आपका यहाँ पे कहाँ आर तक जाने में क्या हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। 1 3 5 7 पेट्रोल में क्या होगा, तो इसमें भी होगा 1 3 5 7। तो अगर ये बताओ कि हमने एक यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू के ऑप्शन 3 है, ये है, ये है, ये है। अच्छा ई से प्लस का 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एच मिल जाएगा। तो मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई ये करेक्ट है, ठीक है। फिर टी से प्लस का 5 कर देंगे, क्या हो जाएगा, टी से प्लस का 5 बाई, तो मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा बस, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है क्या, यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से आपको बताना है कि जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। गॉफिर, गॉबिन, गोटलिंग या फिर गॉटिश या फिर गोर, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, GO ऑलमोस्ट सभी में दे रखा है, ठीक है, सभी में आपको दे रखा है GO। अब गॉटिश और गॉटलिंग, तो या तो गॉटिश पहले आएगा गॉटलिंग पहले आएगा, तो टी तक तो गॉट तक तो सेम है ना, एल है फिर आपका आई है, और आई आपका पहले आता है तो मतलब फोर्थ वाला पहले, इसको नहीं भी लिखते तो हम ये समझ जाते फोर्थ वाला तो पहले ही पहले है, उसके बाद तो आपका थर्ड वाला होगा, मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पर क्या आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पर आपका ग्वायर आ जाएगा या फिर गॉब्लिन आ जाएगा। तो ई आपका पहले आता है बी, तो ए बी, तो मतलब गॉब्लिन पहले आता है, तो सीधा मतलब हमारा ए वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो ए वाला आपको दे रखा है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए लेक्चर को यहाँ पे लिखा जाता है MGFXZXL, ठीक है। टीचर को UGDGMKY, स्टूडेंट को उसी में पूछ रहा है कि आपको क्या लिखेंगे। देखो L से प्लस का 1 करा M, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे प्लस का 1 कर दिया M आ गया, E से प्लस का 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। C से प्लस का 3 कर दिया तो F आ जाएगा। T से प्लस का 4 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, और U से प्लस का 5 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यही सेम प्रोसेस स्टूडेंट में देखेंगे तो +1 करने पर हमारा क्या हो जाएगा, +1 करने पर हमारा यहाँ पे T होगा, +2 करने पर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और प्लस का 3 करने पर हमारा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो TVX क्या है, TVX, मतलब इन दोनों में से कोई करेक्ट है आपका। और D से प्लस का 4 करने पे हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, D से प्लस 4 करने पे हमें H मिल जाएगा। तो मतलब D वाला क्वेश्चन जो है, D वाला ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा बस, ठीक है। अगला देखो 38 42 58 94 क्वेश्चन मार्क 258, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि हमारा जो सही आंसर है वो आपका क्या बनेगा। 38 से 42 तक जाने में क्या हो रहा है, तो बोलेंगे सर 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। 42 से 58 तक जाने में हमारा क्या हो रहा है, 16 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ तक जाने में 6 का स्क्वायर ही तो ऐड हो रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल। तो उसके बाद क्या है, 8 का स्क्वायर ही तो ऐड होगा। 8 का स्क्वायर 64 को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 1 5 8 जो है वो हमारा हो जाएगा। मतलब ए वाला ऑप्शन आंसर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक, क्लियर। चलिए 7 का रिलेशन 56 से 13 का रिलेशन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। 7 8 जा, ठीक है ना, 56, क्लियर। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 8 जा भी तो होगा, बोलेंगे से बिल्कुल होगा। और 13 8 जा 10 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि हिडन को IGECDM लिखा जाता है, हिडन को IJECDM लिखा जाता है, उसी में आपको फेलो को बताना है कि क्या लिखेंगे। भाई हिडन में देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ हर जगह, +1 +1 +1 हुआ,
3 टाइम्स आपका ऐड हुआ ना, तो आई जे ई हो गया, ठीक है। फिर डी एन में -1 -1 -1, तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सी डी एम हो गया। तो फेलो में भी तो सेम होगा, +1 आपका हर जगह ऐड होगा, और फेलो में अगर +1 ऐड करेंगे तो जी एफ एम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जी एफ एम, मतलब ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन आंसर होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। स्टार्टिंग में देखो एफ से +1 करने पे जी, तो डब्ल्यू से हम लोग क्या कर देंगे, डब्ल्यू से -1 कर देंगे वी, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना है पूरा आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार से आपको दे रखा है प्रिंटर को आपका क्या बोलते हैं, प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से उसी प्रकार से वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है। चलिए सभी फूल जो है वो आपके ट्यूलिप हैं, सभी के सभी फूल जो है वो आपके ट्यूलिप हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है, सभी फूल जो हैं, ये हो गया फूल, ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ट्यूलिप हो जाते हैं। चलिए ठीक है ना, कोई ट्यूलिप आपका सफ़ेद नहीं है, कोई भी ट्यूलिप जो है वो आपका क्या नहीं है, यहाँ पे सफ़ेद जो है वो आपका नहीं है। तो सभी ट्यूलिप जो है वो आपके फूल हैं, सभी के सभी ट्यूलिप जो है क्या वो आपके फूल हो रहे हैं, बोलेंगे सब बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सभी ट्यूलिप आपके सभी बोले सब बिल्कुल भी नहीं, तो ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दूसरा है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अनुसरण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर यहाँ तक। अगला देखो कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, यदि वे 5 दिन में एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कार्य का कितना भाग जो है वो आपका शेष यहाँ पे रह जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, उसका बहुत आसान सा भी क्या होगा, जवाब भी होगा, ठीक है। ए के द्वारा जो काम करा गया है वो क्या होता है, मतलब देखो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, यदि वे 5 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। मतलब इन दोनों के द्वारा जो आपका काम करा गया वो कितना है, वो बोलोगे सर इन दोनों के द्वारा जो काम करा गया है वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1/10 प्लस हमारा 1/15, 30 हो जाएगा आपका एलसीएम। 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन आपका यहाँ पर कितना निकल आएगा, 30 निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट जाना, हाँ 10 3 जा 3 + 2, तो 5 बाई कितना आ जाएगा 30, तो मतलब इनके द्वारा जो काम करा गया 1/6 करा गया कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल। अब 5 दिन में अगर एक कार्य का शेष बचा भाग कितना रह जाएगा, तो इन दोनों के द्वारा जो करा गया कार्य है वो कितना होगा, 5/6 हो जाएगा, इनके द्वारा शेष बचा कार्य तो 1 - 5/6 होगा कि नहीं, तो 1/6 जो है वो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यदि एक घन का आयतन 192√3 ठीक है ना क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी। एक घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। ये तो सभी को पता होगा कि सर घन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, a क्यूब हो जाता है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब ये है कि 192 रूट में हमारा 3, ठीक है ना, कितना दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, बराबर कितना है, a क्यूब है ना। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो हमारे सामने रूट दे रखा है, रूट को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि सर 4 × 4 × 4, ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि भाई 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब इंटू हमारे सामने क्या हो जाएगा, √3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, बराबर में हमारा रहेगा a क्यूब। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4√3 होगा कि नहीं होगा, जरा ये बताओ, बोलेंगे तो बिल्कुल होगा। तो घन का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर जो है वो आपका a√3, तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 4√3, ठीक है ना। घन का विकर्ण बराबर कितना होता है, a√3 होता है ना, और a बराबर हमको 4√3 मिला है, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो a की वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी है, 4√3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 = कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, जरा ये बताइए। बोलेंगे सर बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर जो है वो हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ पे। अगला देखेंगे कि 12 माइनस यहाँ पे, ठीक है ना, 12 - 3 प्लस आपका 4 ऑफ यहाँ पे 28 है, टू डिवीजन 8 माइनस का 8 - 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवीजन 3। इसका मान आपको बताना है क्या। भाई देखो कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 2 चौका 8 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। 4 ऑफ आपका यहाँ पर, ठीक है ना, और 8 - 6 + 3, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 - 3, ठीक है, प्लस और यहाँ पे 4 ऑफ कितना हो जाएगा 2 डिवीजन 8 - 6 और करली ब्रैकेट और यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया आपका 2, ठीक है, 2 चौका 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 12 -
ठीक है ना, 3 माइनस आपका 5, तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 12 प्लस 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो बी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट जो है वो आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए कि 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखो भाई 15 लड़कों के द्वारा जो यहाँ पे कार्य करा गया है, बॉयज के द्वारा जो कार्य करा गया है वो 1/10 करा गया है, गर्ल्स के द्वारा जो कार्य करा गया है वो यहाँ पे 1/15 करा गया है। दोनों मिलकर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा 5/30 और यहाँ पे 1/6 जो है वो हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो मतलब 6 डेज में ये जो है वो अपना क्या कर लेंगे, वर्क जो है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो कि 1 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो था 4:3 था और 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 था। तो बी की वर्तमान आयु आपको बतानी कितनी है। अब बी की वर्तमान आयु जानने से पहले समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा या फिर इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। धन्यवाद क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए।